तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी के अंदर पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया टॉपिक आज हम हिंदी के अंदर पढ़ेंगे। तो क्रिया एक ऐसा टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट जो आपके हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड की एग्ज़ाम में हो या कंपटीशन एग्ज़ाम में हो, सभी में क्रिया टॉपिक पूछा जाता है आपसे। जिस जिसमें हिंदी होती है उसमें क्रिया टॉपिक जिसमें होता है वो पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहें। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया की परिभाषा की। क्रिया कहते किसे हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। मुख्य रूप से जो क्रिया है दोस्तों वो दो प्रकार की होती है। मुख्य रूप से क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन सी? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम दोनों क्रियाओं को एक एक करके पढ़ेंगे। पहली है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया होती है कि जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कि जिस क्रिया में कर्म उपस्थित हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अब कर्म की अगर हम बात करें तो वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ क्या या किसे, वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ अगर हम क्या या किसे से प्रश्न करते हैं, प्रश्न करने पर जो उत्तर पद प्राप्त होता है माय डियर स्टूडेंट उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कर्म कहते हैं। कि किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से क्या या किसे करके प्रश्न करते हैं, प्रश्न करने पर जो उत्तर पद प्राप्त होता है उसे ही कर्म कहते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर क्रिया से क्या या किसे करने से प्रश्न जो उत्तर पद उपस्थित नहीं होता, कर्म उपस्थित नहीं होता, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि रतन पुस्तक पढ़ रहा है। कि रतन पुस्तक पढ़ रहा है, तो हम पुस्तक जो शब्द, ये जो मुख्य क्रिया है पढ़ रहा है, उसके साथ यहाँ से प्रश्न करेंगे कि क्या पढ़ रहा है। कि रतन क्या पढ़ रहा है। कि रतन क्या पढ़ रहा है, तो हमारे पास उत्तर आ गया कि रतन पुस्तक पढ़ रहा है। क्या की जगह हमारे पास उत्तर आ गया कि पुस्तक पढ़ रहा है। तो रतन क्या पढ़ रहा है? रतन पुस्तक पढ़ रहा है। जैसे दूसरा उदाहरण है, ग्वाला गायों को बांध रहा है। तो ग्वाला, यहाँ पर हम प्रश्न करते हैं कि ग्वाला किसे बांध रहा है। कि ग्वाला किसे बांध रहा है, तो हमारे पास उत्तर आया कि ग्वाला गायों को बांध रहा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जो सकर्मक क्रिया है उसके भी दो भेद है। जिस प्रकार क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद है उसी प्रकार सकर्मक क्रिया के दो भेद है। पहला है एक कर्मक क्रिया जिसके अंदर एक कर्म उपस्थित हो। दूसरा है द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया जिसके अंदर दो या दो से अधिक कर्म उपस्थित हो। तो सबसे पहले एक कर्मक क्रिया जिसके अंदर एक ही पद उपस्थित हो, वो एक कर्मक क्रिया होती है। जिसके अंदर मुख्य क्रिया से क्या या किसे, मुख्य क्रिया से क्या या किसे में से किसी एक के प्रश्न का हमें उत्तर मिले, उसमें एक कर्म पद हो। उदाहरण के लिए देखते हैं कि गौरव पतंग उड़ाता है। तो हमने प्रश्न किया कि गौरव क्या उड़ाता है, तो गौरव क्या उड़ाता है? पतंग उड़ाता है। केवल हमें क्या प्रश्न करने से उत्तर मिला है, किसे से नहीं मिला है। तो मतलब ये एक कर्मक क्रिया हो गई। जैसे मोहन दूध पी रहा है, तो मोहन क्या पी रहा है? तो मोहन दूध पी रहा है। ये भी एक कर्मक क्रिया हो गई। अगला है विनीता अपनी सहेली को घर बुलाती है। तो हम प्रश्न करते हैं कि विनीता किसे बुलाती है। कि विनीता क्या बुलाती है, उसका उत्तर नहीं है। विनीता किसे बुलाती है, तो विनीता अपनी सहेली को घर बुलाती है। किसे से उत्तर है, ये भी एक कर्मक क्रिया है। माँ अखबार पढ़ रही है, तो माँ क्या पढ़ रही है? माँ अखबार पढ़ रही है। तो ये भी एक कर्मक क्रिया हो गई। अगली है दो कर्मक या बहुकर्मक क्रिया जिसके अंदर कि जिस क्रिया के साथ दो या दो से अधिक कर्म पद प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। तो हम पहले उत्तर प्रश्न करते हैं कि शिक्षक ने छात्रों को क्या पढ़ाया। तो शिक्षक ने छात्रों को क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया। क्या से उत्तर करने पर हमारे पास क्या से प्रश्न किया तो हमारे पास उत्तर आ गया कि पाठ पढ़ाया। अब अगला प्रश्न कहते हैं शिक्षक ने किसे पाठ पढ़ाया, या फिर शिक्षक ने किसे पढ़ाया। तो शिक्षक ने किसे पढ़ाया?
शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, तो इसके अंदर पाठ और छात्र दो कर्म हो गए, तो ये द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया होगी। इसी प्रकार वह शनिवार को कुत्तों को लड्डू खिलाता है, तो एक तो कि किसे से करेंगे तो आ जाए, किसे लड्डू खिलाता है तो कुत्तों को खिलाता है, और कुत्तों को क्या खिलाता है तो कुत्तों को लड्डू खिलाता है। क्या और किसे, दोनों से इसके अंदर भी उत्तर हमारे पास आ रहे हैं, तो मतलब ये भी द्विकर्मक की या बहुकर्मक क्रिया हो गई। इस तरह सुरेश ने मनन को 100 रुपये दिए, तो सुरेश ने मनन को क्या दिया, 100 रुपये। सुरेश ने 100 रुपये किसे दिए, तो मनन को दिए। इस प्रकार ये द्विकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि इसके अंदर दो पद उपस्थित है। अगर हम कर्म की बात करें माय डियर स्टूडेंट, अगर हम कर्म की बात करें तो कर्म होता है दो प्रकार का, एक तो मुख्य कर्म, एक गौण कर्म। मुख्य कर्म की क्या परिभाषा है, मुख्य कर्म की परिभाषा है कि ये अप्राणीवाचक संज्ञा होती है, मतलब निर्जीव होता है। सामान्यतः को कारक चिन्ह का प्रयोग इसके अंदर नहीं होता है। और क्या शब्द से प्रश्न होगा इसके अंदर, मुख्य कर्म में क्या शब्द से प्रश्न होगा। और गौण कर्म की अगर बात करें तो प्राणीवाचक मतलब सजीव होता है, सामान्यतः को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, और किसी या किसको से प्रश्न करेंगे। कि मुख्य कर्म में निर्जीव होता है, कोच कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, और क्या से प्रश्न करेंगे। लेकिन गौण कर्म में सजीव होता है, सामान्यतः को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, और किसे या किसको से प्रश्न करेंगे। उदाहरण के लिए कि वह खाना बनाता है, तो इसके अंदर हम क्या से प्रश्न करेंगे कि वह क्या बनाता है, तो वह खाना बनाता है। हमारे पास उत्तर आ गया, वह क्या बनाता है, खाना बनाता है, तो ये मुख्य कर्म हो गया। ठीक है, क्योंकि ये निर्जीव वस्तु है, और क्या से प्रश्न करने पर हमारे पास उत्तर आ रहा है। माँ बच्चों को नहलाती है, तो उत्तर करेंगे माँ किसे नहलाती है, फिर माँ किसको नहलाती है, तो माँ बच्चों को नहलाती है, तो ये गौण कर्म हो गया। आगे हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बाद हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है कि जिस क्रिया में किसी कर्म की प्रधानता न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कि जिस क्रिया में किसी कर्म की प्रधानता हो ही ना उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब कि अगर हम किसी मुख्य क्रिया से क्या या किसे करके अगर हम प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर हमें ना मिले। कुछ अकर्मक क्रियाएं वो ये है कि जागना, सोना, हंसना, रोना, उड़ना, चलना, फिरना, घूमना, भागना, दौड़ना, उछलना, कूदना, फुदकना, बैठना, उठना, लड़ना, तैरना, डूबना, नहाना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। अगर उदाहरण देखिए अकर्मक क्रिया का, तो वो है कि बच्चा सो रहा है। कि बच्चा सो रहा है, तो बच्चा क्या सो रहा है, कोई उत्तर नहीं मिला। उसी प्रकार नवीन कुर्सी पर बैठा है, तो नवीन किसे बैठा है, नहीं पता चला। नवीन क्या बैठा है, नहीं पता चला। तो ये अकर्मक क्रियाएं हो गई। उसी तरह आंगन में चिड़िया फुदक रही है, सिक्का पानी में डूब रहा है, मिट्टी उड़ रही है, ये सभी क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। आगे हम देखते हैं कि इन अकर्मक क्रियाओं के साथ अगर हम इन अकर्मक क्रियाओं के साथ आना, लाना और वाना अगर प्रत्यय हम जोड़ दें इन अकर्मक क्रियाओं के साथ, तो ये क्रियाएं सकर्मक हो जाएगी। जैसे मोहन नहाता है, तो ये नहाना क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया है। लेकिन माँ बच्चों को नहलाती है, नहलाती मतलब नहलाना, ये होगी, तो ये क्या होगी, सकर्मक क्रिया हो गई। मिट्टी उड़ रही है, तो अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें उड़ना है। और वह मिट्टी उड़ा रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया है, इसमें उड़ाना हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई। कुछ अकर्मक क्रिया सकर्मक बनाना, जैसे जागना का हो जाएगा जगाना, हंसना का हंसाना, उड़ना का उड़ाना, चलना का चलाना, घूमना का घुमाना, बैठना का बैठाना, सोना का सुलाना, रोना का रुलाना, तैरना का तैराना, फिरना का फिराना, उठना का उठाना, लेटना का लिटाना या लेटाना, दोनों होते हैं इसके। अब ये तो हो गई हमारी मुख्य रूप से दो क्रियाओं के दो भेद हो गए, मुख्य रूप से अकर्मक और सकर्मक। अब हम आगे देख रहे हैं कुछ अन्य क्रियाएं और होती है इसके अंदर, वो अन्य क्रियाएं हम देख रहे हैं। सबसे पहले अन्य क्रियाओं में सबसे पहले है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के योग से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। कि दो या दो से अधिक पदों से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया कौन सी है, प्रेम करना, याद आना, धोखा देना, विश्वास करना,
ये संयुक्त क्रिया है। जैसे कि आज मुझे उसकी याद आ रही है, कि आज मुझे उसकी याद आ रही है, तो ये याद आ रही जो है वो संयुक्त क्रिया है। वह तुम्हारी बहुत चिंता करती है, तो बहुत चिंता करती है, चिंता करना, चिंता करना, प्रेम करना, ये सब ये संयुक्त क्रिया हो गई। उसने कई लोगों को धोखा दिया है, धोखा देना, ये भी एक संयुक्त क्रिया हो गई। अगली है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है कि किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के बाद अगर हम आना, लाना, याना प्रत्यय जोड़ने से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। कि किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के बाद अगर हम आना, लाना और याना प्रत्यय जोड़ने से जो बनने वाली क्रिया उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लज्जा क्रिया, उसके साथ आना प्रत्यय जोड़ने से बन गया लज्जाना। बात क्रिया के आगे याना जोड़ने से बतियाना। हक के आगे लाना जोड़ने से हकलाना। शर्म के आगे आना जोड़ने से शर्माना। लात के आगे आना जोड़ने से लतियाना। गरम के आगे आना जोड़ने से गरमाना। ये सारी नाम धातु क्रियाएं हैं। अगली है जैसे उदाहरण है कि पकड़े जाने पर भीड़ ने चोर को खूब लतियाया, तो ये लतियाना कौन सी एक नाम धातु क्रिया है। अभी यहाँ का माहौल चुनावी चर्चा से गरमाया हुआ है, तो गरमाया हुआ है, गरमाया कौन सी है, नाम धातु क्रिया है। वह बड़ों से बात करते समय शर्माती है या लज्जाती है, दोनों होते हैं, तो शर्माना या लज्जाना है एक नाम धातु क्रिया है। अगली हम देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अगर हम प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न कर किसी अन्य को क्रिया करने हेतु प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कि प्रेरणार्थक क्रिया में जो क्रिया को कर्ता स्वयं क्रिया को नहीं करता है, बल्कि किसी अन्य को क्रिया करने को प्रेरित करता है या अन्य से क्रिया करवाता है। जैसे इसमें होगा क्रिया के बाद में आना, लाना, वाना प्रत्यय बराबर क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे शिक्षक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, तो शिक्षक ने पाठ छात्रों से पढ़वाया, स्वयं नहीं पढ़ा, तो ये काम करता यानी शिक्षक स्वयं नहीं करके दूसरों से करवा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। उसने धोबी से कपड़े धुलवाए, उसने कपड़े किससे धुलवाए, धोबी से, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। अशोक ने नाई से बाल कटवाए, तो अशोक ने बाल नाई से कटवाए, खुद नहीं काटे, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। महेंद्र ने माली से कुछ फूल छटवाए, तो माली से फूल छटवाए हैं, तो ये भी एक प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। अगली है पूर्वकालिक क्रिया। कि मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कि मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसके अंदर पहले क्रिया होगी, फिर कर के या फिर करके होगा, उसके बाद पुनः क्रिया होगी। जैसे आज वह पाठ याद करके स्कूल आया, तो एक तो ये आ गई क्रिया और एक याद करके, ये दो क्रिया हो गई, तो मतलब ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। वह खाना खाकर खेलने चला गया, इसमें भी हो गई ये पूर्वकालिक क्रिया। और अगली है तात्कालिक क्रिया। कि एक क्रिया के तुरंत बाद होने वाली दूसरी क्रिया को तात्कालिक क्रिया कहते हैं। कि एक क्रिया के बाद होने वाली दूसरी क्रिया, तुरंत होने वाली दूसरी क्रिया को तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इसके अंदर पहले क्रिया होगी, फिर ही होगा, फिर क्रिया होगी। जैसे वह उठते ही पहले मंजन करता है, तो वह पहले उठता है और उठने के तुरंत बाद में वो क्या करता है, मंजन करता है। कि वो उठने के तुरंत बाद मंजन करता है, मतलब पूर्वकालिक क्रिया होगी कि उठने के तुरंत बाद ही वह क्या करता है, मंजन करता है। अगला है मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी आ गई। कि मैं स्टेशन पहुंचा ही था, कि पहुंचते ही गाड़ी आ गई। कि जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा और पहुंचते ही वहाँ पर क्या, गाड़ी आ गई, तो ये क्या होगी, तात्कालिक क्रिया हो गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी क्लास क्रिया की। आशा उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलते रहे।
हम मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।